पाकिस्तान के साथ मिलकर के और वो मलेशिया के महातिर के साथ मिलकर के अरब के पैरेलल में एक गैंग बनाना चाहता था ये तीनों। और मनीष जी, इसने भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अभी मैं जरा बड़ा रोचक तथ्य बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर दर्शकों को आनंद आएगा कि तुर्की का ये तो अभी वहाँ बवाल हुआ है, प्रदर्शन हो रहा है, उसकी वजह से आप देख रहे हैं भाग गया, नहीं भागा, भागने की स्थिति पैदा हो गई है, गिरफ्तार कर लिया। ये तो मनीष जी दूसरी चीज है कि घोषित रूप से हिंदुस्तान का दुश्मन, घोषित रूप से, और इंटरनेशनल इस्लामी आतंकवादी जो है उनका बड़ा अड्डा उसने इस्तांबुल में बनवा के रखा है। सर, गति तो बेहतरीन हो रही है तुर्की की। एक समय खूब फुदकता था वो, पाकिस्तान के साथ मिलकर के और वो मलेशिया के महातिर के साथ मिलकर के अरब के पैरेलल में एक गैंग बनाना चाहता था ये तीनों। तो सबसे पहले तो महातिर का पिछवाड़ा लाल करवा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके बंदरगाह पे पड़े रहे पाल्म ऑयल और उसको वहीं रोक दिया। उसके बाद से देखिए भारत में पाम ऑयल की खपत करीब करीब खत्म हो गई और मुझे लगता है कि आप ना खाएं पराठा, यदि घी खाने की स्थिति में नहीं है तो सूखी रोटी खाइए, पाम ऑयल का तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और करीब करीब वो एकदम से कंट्रोल हो गया, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई मलेशिया की। तुर्की फुदक रहा था, उसकी औकात बताई गई कि अब की बार तो पाकिस्तान के साथ तुर्की भी नहीं आया। अब धीरे धीरे देखिए स्थिति बदतर किस तरह हुई, भारत ने लगातार इग्नोर किया है, अब पहले मनीष बदतर कंडीशन में। पहले मनीष जी समझ लीजिए कि मलेशिया तो थोड़ा बहका था, मलेशिया में उसका हंटर चला, वो सही हो गया। मलेशिया अपनी औकात पे है आज की तारीख में, और मलेशिया इतना बहका भी नहीं था जितना तुर्की एक तरह से 100% हिंदुस्तान के खिलाफ है। उसके सर पर आज भी खिलाफा खलीफत का नशा चढ़ा है, जो आज से 2100 साल पहले महात्मा गांधी के दिमाग पर चढ़ा था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के उस पर चला था। हिंदुस्तान में बड़ा बवाल हुआ, खिलाफत आंदोलन बाकायदे यहाँ पे कम्युनिस्टों ने, कुत्तों ने यहाँ पे जो है उसको इतिहास की किताबों में पढ़ाना शुरू किया कि खिलाफत आंदोलन चला था। आज़ादी के आंदोलन से उसका कोई लेना देना नहीं था। वो वहाँ पे खिलाफत को दोबारा स्थापित करना था तुर्की में, इसके लिए यहाँ आंदोलन हो रहा था और वो मोहनदास करमचंद गांधी उसमें आगे बढ़ चढ़ के शामिल था। तो ये 2024 ये 1924 की कहानी है, और वो नशा दोबारा चढ़ा इसके दिमाग पे अर्दवान के। और मनीष जी, इसने भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अभी मैं जरा बड़ा रोचक एक तथ्य बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर दर्शकों को आनंद आएगा। और ये आदमी शुरू से ये नोटबंदी के खिलाफ भी बोला था। ये जब कश्मीर में धारा 370 हटी तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ झंडा इसी ने उठाया था। कश्मीर के नाम पर इसको हमेशा दिल के दौरे पड़ते थे, जब कश्मीर की बात हो तो ये हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में बोलता था, और पाकिस्तान इसको अपना बाप समझता है। उम्मा, जो उम्मा उनके चलता है, वो उम्मा वाले गुम्मे इसके यहाँ खूब चलते थे। पाकिस्तान और तुर्की एक ही दूसरे के पूरक थे। और उस एर्दोगान का क्या हाल हुआ है, ये अभी भागा नहीं है मनीष जी, अभी भागा नहीं है, अभी उसके कंफर्म नहीं हुआ है, मगर वहां पे उसके भागने की नौबत पैदा हो गई है। लेकिन वो क्यों, ये पहले तो ये समझिए कि हुई क्यों, उसके दिमाग कितने खराब हो गए कि उसके जो चींटी के पर निकल आना। कि अभी कुछ पिछले महीने या 2 महीने पहले जो सीरिया में असद को वहां से तख्ता पलट हुआ और वहां विद्रोही घुस गए थे, तो उन विद्रोहियों की मदद तुर्की कर रहा था, ये है। और वो जो असद जिसको सीरिया छोड़ के भागना पड़ा, उसका मददगार रूस। तो एक तरह से रूस के खिलाफ साजिश तुर्की ने रच दी थी, उसके दिमाग खराब हुए। और जबकि तुर्की और ईरान, इन दोनों की मदद रूस बहुत पहले से करता रहा है, क्योंकि उसको अपना एक वहां पे मुस्लिम देशों में एक अड्डा चाहिए। तो अभी ईरान भी अमेरिका के खिलाफ है, तुर्की भी उसके खिलाफ है, तो करता था। लेकिन जब इसने असद के पैर उखड़वा दिया, असद उसका बहुत खास एसेट था, तो रूस ने भी कहा कि अब तुम इस लायक नहीं हो, तुम पे भरोसा किया जाए तो हमारे दुश्मन की भी मदद कर सकते हो। रूस का हाथ हटा, और उसके बाद क्या हो रहा तुर्की के अंदर ये सब जान रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि उस पर अभी कहीं कोई जिक्र नहीं है, और हम भी बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे खुल के, लेकिन आपको इशारों में सारी बात समझ में आ जाएगी कि तुर्की का ये तो अभी वहां बवाल हुआ है, प्रदर्शन हो रहा है, उसकी वजह से आप देख रहे हैं भाग गया, नहीं भागा, भागने की स्थिति पैदा हो गई है, गिरफ्तार कर लिया। ये तो मनीष जी दूसरी चीज है। वो स्थिति वहां पैदा क्यों हुई है, वो मेयर की गिरफ्तारी, जो इस्तांबुल का मेयर गिरफ्तार किया गया है,
वो एक प्रतीक बन गया इसके खिलाफ विद्रोह का, क्योंकि इस्तांबुल उनका मेन सेंटर है। वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है, और क्यों कर रही है इसको जरा समझिए कि और जरा तारीखें मिलाइए, उसके बाद आपकी समझ में आएगा कि तुर्की की तबाही का जिम्मेदार मैं किसको मानता हूं, और वो होना चाहिए था। कि मनीष जी, हम्म। मई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान में शपथ लेते हैं, और उस समय दो रुपए 5 पैसे या 2 रुपए 7 पैसे का डॉलर, मतलब रुपए कह रहा हूँ, लीरा जो वहां की मुद्रा है तुर्की की, कि 2 रुपए 5, हाँ 2 रुपए इंडिया को जो निकल रहा है 2.05 लीरा की $1 हुआ करता था। इतनी मजबूत उसकी अर्थव्यवस्था वो थी। ये तुर्की की बात कर रहा हूं। और आपको ताजुब होगा मनीष जी की 2.05 लीरा वो आज मालूम है डॉलर वहां पे कितने का है। और ये मैं इस बवाल से पहले की बात कर रहा हूं, ये बवाल तो अभी 3-4 दिन का है। वो डॉलर 38 लीरा का है, यानी 19 गुना बढ़ चुका है, 19 गुना। यहाँ पहले पहले इधर बगल वाला दिखाइए मनीष जी, बगल वाला लीरा वाला बगल वाला है। ये तो अलग खेल है, बगल वाला ये देखिए, यूएस डॉलर टू टर्किश लीरा स्पॉट एक्सचेंज रेट फॉर 2014। और आइए जरा, जब मैंने हरा वो कर दिया है कि बेस्ट एक्सचेंज रेट जो था 2.36 लीरा था यूएसडी का, और वर्स्ट एक्सचेंज रेट जो था वो 13 मई 2014 को था 2.06 लीरा। तो आप जरा सोचिए कि जो दो लीरा मान लीजिए कि जो डॉलर 2 लीरा का था वो आज की तारीख में 38 लीरा का है, और उस पे हमारे हिंदुस्तान में कभी बात नहीं होती। और जरा मनीष ये बगल वाला दिखाइए आंकड़ा, ये तो गजब है। मतलब मुझे लगता है कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले, रुपए का स्तर गिराने वाले को ये खबर जरूर देखनी चाहिए। हाँ। और मनीष जी जरा ये खबर, ये क्या तारीख की खबर है, ये तो सेंट्रल बैंक, तुर्की सेंट्रल बैंक अनाउंसेस द रिजर्व। और आइए इधर पहले डेट बता दीजिए, जो मैंने नीचे आ जाइए, बगल वाला बाद में दिखाते हैं। 28 मार्च 2014 का। हाँ, ये मार्च 2014 की खबर है। और जरा आइए नीचे, ये ड्यूरिंग द मंथ द सेंट्रल बैंक ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज 3.421 बिलियन compared to the previous month, climbing to 127.69 billion. The figure was 124.27 billion, यानी 127.69 ये बिलियन डॉलर, ये 2014 में तुर्की की विदेशी मुद्रा की भंडार था। और ये वहीं का अखबार है, वहीं की खबर ये है। और ये मार्च 2014, यानी 127-28 बिलियन डॉलर तुर्की के पास 2014 में थे। और अब आ जाइए मनीष जी बगल में, अब जरा ताजा हालात देखिए कि 10 साल में बढ़ना दूर रहा। और ये आज की तारीख में मार्च 14 मार्च को 97 बिलियन डॉलर, यानी 30 बिलियन डॉलर घट गए। 10 साल में बढ़ना तो बड़ी दूर की बात रही। और जरा तारीखें आप, मैं इसीलिए मैंने कहा तारीखों पे आप गौर करिए। फरवरी 2025। जी जी। अब मैंने कहा ना कि अब जरा तारीखों पर गौर करिए, उसके बाद फिर अभी विस्तार पे आता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी यहाँ शपथ लेते हैं, और उस समय 2 लीरा का एक डॉलर था, और आज की तारीख में 38 लीरा का है। तो उस समय 19 गुना तो वो तबाही उसकी हुई। ये मैं बता रहा हूँ कि वो जो आज आप बवाल देख रहे हैं इस्तांबुल की सड़कों पर, वो मेयर की गिरफ्तारी से नहीं है, उसके कारण कुछ और हैं। जो उसकी हालत, अपने जो जिससे दोस्ती की थी उसने भारत के खिलाफ, उसकी कीमत वो चुकानी पड़ रही है उसको। और जो 10 साल के अंदर उसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने के बजाय घट गया, जिसको भी वो भिखारी के रास्ते चल पड़ा। तो हमारे यहाँ जो कहे गए ना कि संगत ही गुनात है और संगत ही गुंजात, और बांस पांस और मिस्री एक है साथ बिकात। तो उसने हिंदुस्तान से दुश्मनी लेकर पाकिस्तान से दोस्ती शुरू की थी मुस्लिम उम्मा के नाम पे। तो तबाही ये है, तबाही इस्तांबुल की, तुर्की की, या राष्ट्रपति एर्दोगान की। और याद करिए मनीष जी, वो आंकड़ा मैंने निकाला नहीं है
कि इसका टूरिज्म बड़ा मशहूर हुआ करता था, बहुत लोग जाते थे, मुसलमान बहुत जाते थे वहाँ की ब्लू मॉस्क बड़ी मशहूर है कि वो भी एकदम चौपट हो गया था, बैठ गया था। तो इसके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वो बौना गया था बॉलीवुड का, यार हम लोगों ने उस पर कार्यक्रम भी किया था। बॉलीवुड का बौना बाकायदे एर्दोगन से मिला, उसकी बीवी से मिला था। हाँ, उसकी बीवी से मिला, बड़ी तारीफ करी उसने तुर्की की, जबकि घोषित रूप से हिंदुस्तान का दुश्मन, घोषित रूप से, और इंटरनेशनल इस्लामी आतंकवादी जो हैं उनका बड़ा अड्डा उसने इस्तांबुल में बनवा के रखा है। लेकिन इस्तांबुल में अब हिंदुस्तान भी कुछ अपना कुछ बेचता है, तो ठीक है, क्या बेचता है ये मैंने आपको इन तारीखों से समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि उससे पहले समझिए ना कि 2014 तक 2 रुपए का क्यों था डॉलर, और आज वो 38 रुपए का हो गया। तो खेल तो कहीं और से भी खेला जा रहा है। और मैं इसीलिए ये दुनिया के प्रपंच आप छोड़ दीजिए, रूस का उसके ऊपर थोड़ा हाथ था तो रूस उसको रखता था, लेकिन वो जब असद वाला मामला हुआ तो रूस ने भी पूरी तरह से हाथ खींच लिए और वो खुलकर खेल हुआ। तो मेयर वाले पे अब सामने आप देख रहे हैं, अब आगे उसका क्या होगा ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन तुर्की की तबाही की कहानी किसने लिखी और कैसे वो पूरे उस पर पटकथा आगे चली, ये आप तारीखों को मिला लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो भारत का दुश्मन नंबर 2 आप कह सकते हैं पाकिस्तान के बाद, और कट्टर सांप्रदायिक आधार पर ही दुश्मन है वो। और वो खलीफा बनने के सपने वो आज भी एर्दोगान देखा करता है, पाकिस्तान की रही से मदद करता था, और इस लायक भी वो नहीं रह गया है। लेकिन जो मैंने घटनाक्रम बताए कि चाहे वो नोटबंदी पे भी बोला था, वो 370 हटने में भी बोला था, और कश्मीर का मामला अब की, मनीष जी थोड़ा ये बता दूं कि अब की जो यूएन की मीटिंग हुई थी उसमें एर्दोगन ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया था, अन्यथा वो यूएन में भी कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के ही साथ देता था। लेकिन साथ देते देते तबाही के कगार पे वो पहुंच गया है। तो अब इसको ये भी खैरातियों के मुंह पर एक जूता है जो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी या उनकी टीम को कूटनीति नहीं आती, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति नहीं जानते, विदेश नीति नहीं जानते। तो ये उनके मुंह पर, ये जो मैंने तथ्य बताया है, ये उनके मुंह पर जूते की तरह है, इस पर ज्यादा बोलूंगा नहीं बस। बिल्कुल। और ये तुर्की को पाकिस्तान अपना बाप समझता है। आप यदि पाकिस्तान के पुराने कुछ को देखिए तो एक हसन निसार है, वो हमेशा कहता है कि भैया तुर्की को बाप क्यों मानते हो भाई। ये पूरा नकल, पाकिस्तान जब से बना बाप तुर्की को ज्यादा माना, अरब कंट्री से ज्यादा तुर्की को माना। नहीं जी, जब पाकिस्तान ने बाप माना तो यहाँ के लोगों ने भी बाप मानना शुरू कर दिया। यहाँ तो तुर्क बैठा है, वो अभी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, यहाँ तो तुर्की टोपी लगाता है वो जो संभल वाला है, वो अपना को तुर्की तो कहता है। नहीं, पहला जो शिक्षा मंत्री था वो भी तो वहीं का पैदाइशी था ना वो। नहीं वो तो अरब का था, मक्का का था, वो मक्का में पैदा हुआ था अबुल कलाम आजाद। वो तो वहाँ उसका तुर्की इसलिए लेना नहीं था। लेकिन हाँ, वो तुर्की में खलीफा का शासन हो इसके लिए वो मरा जा रहा था। उसने यहाँ पर दुनिया भर के नाटक उसने किए थे। तो वो तब खलीफा का पूरे दुनिया में जो था, खलीफा मुसलमानों का सबसे बड़ा वही बैठता था, तुर्की में होता था, जिसका महमूद कमाल पाशा ने बाद में खात्मा किया, और उसके लिए वो लड़ता था। वो पैदा हुआ वो मक्का में हुआ था। लेकिन आप सोचिए ना मनीष जी कि तुर्क के यहाँ कैसे दीवाने हैं, और उस तुर्की की क्या हालत कर रहे हैं हुई है, छोड़ दीजिए। बिल्कुल। और इसीलिए समझना पड़ेगा कि ये बदतर स्थिति तुर्की और मलेशिया की क्यों हुई पाकिस्तान के बाद। मुस्लिम कंट्री 57 बाप में से 3 बाप तो गए। हाँ, और इसीलिए अपने देश के प्रधानमंत्री पर गर्व है। बिल्कुल। और इसीलिए इस चीज को बहुत गंभीरता से आपको और हमें समझना बहुत जरूरी है।